हाँ जी दोस्तों, तो चलिए द जनरल क्लॉजेज एक्ट के हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 20 से लेके सेक्शन नंबर 24 तक के मैटर्स को। बेसिकली यहाँ पे 5 सेक्शंस हैं जो कि टोटली यहाँ पे इस पार्ट के अंदर कवर्ड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स, रूल्स एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह, सर्कुलर्स वगैरह, इस टाइप की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मेड अंडर इनेक्टमेंट, मतलब कि किसी भी इनेक्टमेंट्स के अंदर के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, इन सबको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से हम इसको समझ के चलते हैं, मतलब क्या इसका रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, क्या इसके अंदर एजम्पशंस वगैरह होती हैं, इससे रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे जो कि सभी एक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 से लेकर 24 तक में। ठीक, तो कुल मिला के 5 सेक्शन है कॉन्टिन्यूएशन के अंदर, जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। 3 सेक्शन स्टार्टिंग के 20, 21 और 22 ये हमारा एक पार्ट में कवर होगा, और उसके बाद के जो 2 सेक्शन हो गए आपका 23 और 24, ये एक पार्ट में कवर होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है एज कंपेयर टू ये 3 सेक्शन। ठीक है ना, बाकी पांचों के पांचों सेक्शन कुछ ज्यादा ही इजी हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एक बार सुन लेना है सारी बातों को, आपके दिमाग में वो बस जाएगा हमेशा के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 सेक्शन को। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 20। क्या कह रहा है, इसका हेडिंग क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर्स ईटीसी। तो ईटीसी का मतलब यहाँ पे वही सारी चीजें हो गई, ऑर्डर्स कवर हो गया, यहाँ पे बायलॉज कवर हो गए, यहाँ पे रूल कवर हो गया, यहाँ पे नोटिफिकेशन कवर हो गए, ऑर्डर कवर हो गए, इस टाइप की जितनी चीजें होती है सब कवर हो गया। इशूड अंडर इनेक्टमेंट, मतलब किसी भी इनेक्टमेंट, किसी भी एक्ट, किसी भी लॉ के अंदर जो ऑर्डर्स को इशू किया जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, मतलब उसके अंदर क्या ऐसी कॉमन चीज है जो आप मान के चलते हो जब भी आप किसी एक्ट के ऑर्डर्स को देखते हो, या उसके रूल्स को देखते हो, उसके नोटिफिकेशंस को देखते हो। तो इस चीज को हमें समझना है सेक्शन नंबर 20 के अंदर। बहुत ही सिंपल सी बात कह के गया, क्या कह के गया उसको पहले एक एग्जांपल में आपको सेट करते हैं, उसके बाद इसको जो आपका प्रोविजन है, जो आपकी लॉ की लैंग्वेज है, उसको पढ़ के चलेंगे। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तो कंपनीज एक्ट में जब आपने कंपनीज एक्ट को पढ़ा तो आपने पढ़ा कि डायरेक्टर्स की क्या डेफिनेशन है, बोलो हाँ। डायरेक्टर्स की डेफिनेशंस को आपने पढ़ लिया, उसके बाद सपोज करो कि कंपनीज एक्ट में ही कोई एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन के अंदर यह कहा जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी पावर में एक एडिशन कर दिया गया, उनकी जितनी भी पावर्स होती हैं, जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस होती है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इनके अंदर सपोज करो कोई अमेंडमेंट कर दिया गया, कोई भी चेंजेस लाए गए और कहा गया कि डायरेक्टर्स अब ये भी कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे और इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात लिखी होगी कि डायरेक्टर्स की पावर में ये ऐड हो गया या ये डिलीट हो गया, वॉटेवर, तो उस केस में आप क्या समझोगे कि इस डायरेक्टर वर्ड से क्या मतलब है। जब भी आप कंपनीज एक्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन को, किसी ऑर्डर को, किसी रूल को या किसी बायलॉज को अगर पढ़ते हो, तो उस केस में अगर आपको डायरेक्टर वर्ड मिलता है तो उस डायरेक्टर की मीनिंग को आप क्या मानोगे, मतलब क्या समझोगे इस डायरेक्टर से। क्या ये मूवी का डायरेक्टर हो जाएगा, या ये यही कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर डिफाइन किया गया है वही डायरेक्टर रहेगा। आप अपनी लैंग्वेज से बता दो, आप सिंपली सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए। तो एक सिंपल ऑब्वियस सी बात है जो सेक्शन नंबर 20 क्लियर करता है, वो ये कहता है कि भाई साहब किसी भी एक्ट से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन, रूल, ऑर्डर्स को आप पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन यूज्ड हुआ है, कोई भी इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है, तो उस वर्ड की जो मीनिंग होगी वही होगी जो कि उससे रिलेटेड एक्ट के अंदर मीनिंग है। सिंपल सी बात है कि अगर नोटिफिकेशन में मैं डायरेक्टर को देख रहा हूं तो ये डायरेक्टर का मतलब वही होगा जो कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर का मतलब होता है। किसी नोटिफिकेशन, किसी रूल्स के अंदर ऑडिटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो वो ऑडिटर का मीनिंग वही होगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। बोर्ड का मतलब लिखा हुआ है तो बोर्ड का मतलब वही होगा जो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, एक्ट के अंदर। तो ये सिंपल सी बात है जो सेक्शन नंबर 20 आपको बता रहा है। अब पढ़ते हैं इसके एक्चुअल लैंग्वेज को। कह रहा है वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू एनी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म और बाय लॉ इज कन्फर्ड, देन पहली बात तो क्या है कि किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी रेगुलेशंस के अंदर ये पावर दिया गया है कि वो नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म, बायलॉज ये है इशू कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा है कि सभी एक्ट के अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आती रहती हैं। तो क्या होगा, देन एक्सप्रेशन यूज्ड इन दी, वही सारी बातें, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, फॉर्म, बायलॉ, शैल अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट have the same meaning, respective meaning as in the act or regulation conferring power। मतलब कि जो एक्ट
जो रेगुलेशन ये पावर दे रहा है कि हाँ जी इस एक्ट के तहत हमारे पास पावर है कि हम इशू कर सकते हैं नोटिफिकेशन वगैरह, तो इस नोटिफिकेशन ऑर्डर के अंदर जो भी आपके एक्सप्रेशन यूज हुए हैं उनकी सेम रिस्पेक्टिव मीनिंग होगी जो कि एक्ट के अंदर मीनिंग उनकी हुआ करती है। ऑब्वियसली अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, मतलब कि वो नोटिफिकेशन इश्यू करने का कोई दूसरा पर्पस निकल के आता है, कोई अलग सब्जेक्ट में कहा जा रहा है, किसी अलग कंटेक्स्ट में उसको इशू किया जा रहा है या उसकी एक्सप्लेनेशन अलग से दी गई है, तो वो अलग बात है। मतलब कि नोटिफिकेशन के अंदर हम कह दें कि भाई साहब ये डायरेक्टर जो है ये कंपनीज एक्ट वाला डायरेक्टर नहीं है, इस डायरेक्टर को आप ये समझना, तो ऑब्वियस सी बात है कि नोटिफिकेशन ने क्लैरिफिकेशन दे दी तो वो अलग कंटेक्स्ट में इशू हुआ है, तो उसमें आप सेक्शन 20 अप्लाई नहीं करोगे। बट अगर कुछ भी ऐसा एक्सप्रेसली नहीं पता है उस नोटिफिकेशन, उस ऑर्डर, उस रूल के अंदर, तो एक कॉमन प्रिजम्पशन है जो कि आपको ये बता के चलता है, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर एक्सेट्रा इशूड अंडर इनएक्टमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कंपनीज एक्ट के जरिए इसको समझा, यहां पे एग्जांपल दिया गया किसी और एक्ट के जरिए, थोड़ा टफ हो जाता है किसी और एक्ट के जरिए समझना, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है, देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है क्या एग्जांपल, द टर्म कलेक्टर यूज्ड इन रूल 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन कंपनीज रूल 1963 विल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3C ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ऑब्वियसली बात है, लैंड एक्विजिशन एक्ट का कोई रूल आया, ठीक है ना, तो इस रूल के अंदर जो कलेक्टर वर्ड यूज किया गया उसकी मीनिंग क्या होगी, वही सेम मीनिंग होगी जो उस एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज C के अंदर है। तो एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं थी। अच्छा जी, इससे जुड़ा हुआ एक केस लॉ है वो और देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पे कि इन सुभाष राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट वाज हेल्ड दैट नोटिफिकेशन इन कॉमन इंग्लिश एक्सेप्टेंस मीन्स एंड इंप्लाई अ फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ अ लीगली रेलेवेंट फैक्ट and notification published in official gazette means notification published by the authority of law. It is a formal declaration and should be in accordance with the declared policy or statute. Notification cannot be substituted by the administrative instructions. अब इसको एक बार तोड़ के समझते हैं। कह रहा है कि इस केस के अंदर ये माना गया, ये तय किया गया कि जो भी नोटिफिकेशन होता है उसका सिंपली मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एक फॉर्मल अनाउंसमेंट, मतलब कि कोई भी एक्ट का कोई लीगल फैक्ट है और वो ऑब्वियस सी बात है रेलेवेंट है, किसी भी एक्ट से रिलेटेड, किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई लीगली रेलेवेंट फैक्ट है तो उसको अनाउंस किया जा रहा है फॉर्मली सेंस में। ऑब्वियस सी बात है, अनाउंसमेंट कहां होगी उसकी अनाउंसमेंट होगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर, ठीक, तो उसको हम समझते हैं नोटिफिकेशन। ऑफिशियल गैजेट अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसने वो नोटिफिकेशन को पब्लिश किया होगा, ऑब्वियस सी बात है जो भी उस लॉ की अथॉरिटी होगी उसी ने पब्लिश किया होगा, उसके अलावा और तो कोई ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर नहीं सकता। तो ये एक सिंपल सी बात यहां पे समझ में आई कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। इस केस लॉ ने समझाया कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है जो कि एक लीगली रेलेवेंट फैक्ट होगा, ऑब्वियसली रेलेवेंट और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट जिससे कनेक्टेड वो नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है, ठीक। फिर यहां पे एक और क्लैरिटी दी गई आपको, क्या कि नोटिफिकेशन कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस को। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि नोटिफिकेशन है भाई साहब, अमेंडमेंट नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, नोटिफिकेशन बेसिकली क्या करता है, किसी भी एक्ट के कोई लीगल फैक्ट को, किसी भी एक्ट के किसी लीगल फैक्ट को वो अलग से एक्सप्लेन करता है, अलग से अनाउंस करता है, अलग से हाईलाइट करता है, लोगों के नजरों में लाने की कोशिश करता है, क्या, नोटिफिकेशन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन की जगह ले लेगा वो, ऑब्वियस सी बात है वो जगह लेने वाली हरकत ही नहीं की जा रही है, वो तो हमारा एक अलग एरिया है जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन एक सिंपल आपको एक सूचना प्रोवाइड की गई है जो कि हमारे एक्ट का, हमारे लॉ का ही पार्ट है, लेकिन वो रेलेवेंट लगा, हमें वो महत्वपूर्ण लगा, तो इसलिए हमने उसको अलग से अनाउंस कर दिया और उसकी एक डिटेल्ड आपको एनालिसिस दे दी, एग्जांपल दे दिया, व्हाटएवर, ठीक। तो वो हमारा नोटिफिकेशन होता है, इसको और क्लियर कर दिया गया इस केस लॉ के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 21 आता है अपना आपके पास। ये सिंपल सी जो सेक्शन है ये आपको कुछ मिलता जुलता लगेगा, पहले एक बार देख लेते हैं फिर आपको बताएंगे कि किससे मिलता जुलता है। ये क्या है, सेक्शन का नाम कह रहा है पावर टू इशू, टू इंक्लूड का मतलब आपको पता है इक्वल टू पावर टू ऐड, अमेंड, वेरी और रेसेंड नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स और बायलॉज। मतलब क्या है कि किसी अथॉरिटी के पास अगर पावर है इशू करने का, मतलब कि उस नोटिफिकेशन को इशू करने का, उस बायलॉज को, उस रूल को अगर इशू करने का पावर है किसी के पास, तो उसी के पास पावर होगा कि उसके अंदर कोई एडिशन भी किया जा सकता है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, उसके अंदर छेड़खानी भी की जा सकती है, उसको वेरी भी किया जा सकता है और उसको खत्म भी किया जा सकता है, मतलब उसको जीरो भी बनाया जा सकता है,
ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स या बायलॉज। तो आपने ऐसा पढ़ा था कि जिसके पास पावर होती है अपॉइंटमेंट की वही डिसमिस भी कर सकता है, वही सस्पेंड भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वैसी बात हो रही है यहां पे भी कि जिसके पास पावर होगा नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स बायलॉज को इशू करने की, मान के चलना है आपको कि उसी के पास पावर है उसके अंदर छेड़खानी करने की भी। छेड़खानी 4 वर्डों से किया जाएगा, ऐड टू, अमेंड, वेरी और रेस्ट्रिक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर सिंपली कहीं पे लिखा हो पावर टू इशू तो आप एक प्रिजम्पशन वहां लेके बैठोगे कि इसका मतलब है कि उसके अंदर एडिशन, अमेंडमेंट, वेरिंग और रेसेंट का प्रोसेस भी किया जा सकता है उसी अथॉरिटी के द्वारा, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली आपको बता रखा हो। ठीक, चलिए जी देखते हैं सेक्शन नंबर 21। कह रहा है वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू इशू नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स और बायलॉज इज कन्फर्ड, मतलब भाई किसी भी लॉ के अंदर अगर ये पावर कन्फर की गई है, देन दैट पावर exercisable in the like manner and subject to the like sanction and condition if any। अगर कोई कंडीशन है, कोई सैंक्शन है तो उसको भी आपको सेम मैनर में यूज करना है। टू एड, अमेंड, वेरी, रेसेंड एनी नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल्स और बायलॉज तो इशूड। मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कहते हैं कि एक अथॉरिटी हमारी एमसीए, ठीक है ना, ये एमसीए को कोई अगर नोटिफिकेशन लेके आना है तो ये नोटिफिकेशन को इशू करने से पहले इस एमसीए को अप्रूवल लेना होता है, लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, तो उस केस में अगर ये एमसीए ने एक बार नोटिफिकेशन इशू कर दिया और इसके अंदर अब ये कुछ ऐड करना चाहती है तो क्या उसके लिए भी उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा? बिल्कुल। अमेंड करना चाहती है तो भी लेना पड़ेगा, वेरी करना चाहती है तो भी, और रेसेंट करना चाहती है तो भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास पावर है इशू करने का वो उसी तरीके से लाइक मैनर में सब्जेक्ट टू लाइक सैंक्शन एंड कंडीशन, मतलब कि अगर कोई कंडीशन लगी हुई है इशू करने के लिए तो वही कंडीशन एप्लीकेबल होगा इन चारों चीजों के लिए भी। मतलब कि अगर एमसीए अपनी पावर में ही कोई नोटिफिकेशन इशू कर रहा है जिसके लिए उसने कोई अप्रूवल वगैरह नहीं ली है तो इस टाइप की एड, अमेंडमेंट, वेरी और रेसेंट करने के लिए भी उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उसने इस नोटिफिकेशन के लिए किसी से अप्रूवल लिया था, कोई कंडीशन और भी फुलफिल की थी, आरबीआई से पूछा था, आरबीआई से रेफरेंस ली थी, व्हाटएवर कुछ भी किया हो, तो उस केस में वही कंडीशन, वही सैंक्शन आपका एप्लीकेबल होगा इन 4 हरकतों पे भी। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है कि जिसके पास इशू का पावर है वो ये 4 चीजें कर सकता है, इसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसने इशू किया था, और जो जो फॉर्मेलिटीज उसने यहां पे पूरी की थी वही सारी फॉर्मेलिटीज उनको इन चारों काम में भी लगाना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए केस स्टडी देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता आपको एक आधा फैक्ट्स और क्लियर हो जाएंगे जो कि रिलेटेड टू दिस सेक्शन है। पहला केस स्टडी है, कह रहा है इन रशीद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 21, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एन अथॉरिटी विच हैज पावर टू इशू अ नोटिफिकेशन हैज अनडाउटेड पावर टू रेसेंड और मॉडिफाई द नोटिफिकेशन इन द लाइक मैनर। ऑब्वियस बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया इसी सेक्शन से मिलता जुलता, इसने कहा कि भैया अगर किसी अथॉरिटी के पास पावर है इशू करने का नोटिफिकेशन को तो कोई उसके अंदर संदेह नहीं है कि उसी के पास पावर होगा उसके अंदर छेड़खानी करने का भी। ऑब्वियसली ना, लाइक मैनर मतलब जिस मैनर में उसने इशू किया था उसी मैनर में, उसी चीजों को फॉलो करते हुए वो उसके अंदर हरकतें भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। आगे एक और केस स्टडी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उसको समझते हैं। कह रहा है इन श्री सिद्ध बली स्टील्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देखो सारे कांड उत्तर प्रदेश में ही हुए, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर अंडर सेक्शन 21, फिर से सुप्रीम कोर्ट आया, उसने कहा कि भैया सेक्शन 21 की पावर है ऑफ द एक्ट इज नॉट so limited as to be exercised only once, power can be exercised from time to time having regard to exigency of time। मतलब क्या हुआ कि यहां पे कहा गया कि सपोज करो कोई नोटिफिकेशन आया, कोई नोटिफिकेशन जारी किया है आपके एमसीए ने और उस नोटिफिकेशन को पहले उसने इशू किया, ठीक है जी, उसके बाद इसी नोटिफिकेशन के अंदर इसने कुछ ऐड किया, ये भी हो गया, क्या ये दोबारा इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, मतलब कोई डिलीशन कर सकता है या कोई और मॉडिफिकेशन कर सकता है? तो आंसर इज यस। मतलब कि ये नहीं समझो आप कि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो सेक्शन नंबर 21 सिर्फ एक ही बार पावर दे रहा है कि जिस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है वो इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यहां सीधी सी बात यह है कि जिस अथॉरिटी ने उस नोटिफिकेशन को इशू किया वो इसके अंदर जितनी बार चाहे, जितनी बार उसको जरूरत लगे, जितनी बार उसको जरूरत फील होगी उतनी बार वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और ये 4 हरकतें वहां पे वो कर पाएगा। तो यहां पे आपको ये भी नहीं समझना है कि ये हरकत की पावर एक ही बार के लिए है, नहीं, ये जितनी बार उसको जरूरत लगेगी समय के अनुसार, जब जब उसको ये आभास होगा कि इसकी आवश्यकता है वो अपनी पावर को यहां पे यूज कर सकता है।
ठीक है, चलिए जी एक सेक्शन और कवर करते हैं, फिर इस पार्ट में इसको यहीं पे ब्रेक करेंगे। क्या है नेक्स्ट सेक्शन, कह रहा है मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन द पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द इनैक्टमेंट। अब देखिए ये आपने बिल्कुल सही सिंपल चीज देखी है कि आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो लॉ है वो पास हो जाता है, ठीक है जी, और पास होने के बाद कुछ पीरियड छोड़ दिया जाता है। कुछ पीरियड का मतलब लेट्स से कि कोई एक लॉ है जो कि हमने 1 जनवरी सन 2020 में हमने उसको पास कर दिया। पास करने का मतलब है सब कुछ अप्रूवल वगैरह आ गई, लेकिन हमने कहा कि इसकी इफेक्टिव डेट जो होगी वो होगी 1/4 सन 2020, ठीक है ना। 1 जनवरी 2020 में कोई लॉ हमने पास कर दिया, बिल्कुल गवर्नमेंट मतलब पूरे प्रोसीजर जो भी आपका है कि पहले बिल प्रपोज किया गया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, वहां से अप्रूवल मिल गई, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने भी उसकी सहमति दे दी, बिल्कुल ठीक है जी, उसको हमने ऑफिशियल गैजेट में भी पब्लिश कर दिया, मतलब पूरी तरीके से वो पास हो गया। लेकिन वो अभी कमेंस्ड नहीं हुआ। कमेंस्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर ही एक इफेक्टिव डेट मेंशन थी जिसमें कहा गया था कि ये जो इफेक्टिव माना जाएगा वो माना जाएगा कुछ दिन के बाद से, फॉर एग्जाम्पल 1/4/2020 से, ठीक। अब इस पीरियड के बीच में क्या अथॉरिटी जिसने ये लॉ को लाया है वो अथॉरिटी क्या इसके अंदर रूल्स वगैरह बना सकती है, नहीं बना सकती? अलग अलग रूल्स वगैरह प्रपोज कर सकती है कि नहीं कर सकती? बताइए आप। किसी अथॉरिटी ने कोई लॉ लेके आई है तो क्या इस लॉ से जुड़े हुए नोटिफिकेशन को वो इस पीरियड में ला सकती है कि नहीं ला सकती? ये तो आपको पता है कि एक बार ये लॉ हमारा कमेंस्ड हो गया तो इसके बाद तो वो अथॉरिटी रूल्स नोटिफिकेशन सब कुछ लेके आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सेक्शन बात कर रहा है कि क्या इस पीरियड में लेके आ सकती है कि नहीं लेके आ सकती? तो आंसर इज यस, बिल्कुल ला सकती है। कुछ आपको एरियाज बता दिए गए हैं कि उसी एरिया से रिलेटेड ला पाएगी, क्योंकि अभी तक तो ये कमेंस्ड हुआ नहीं है, लेकिन जो एरिया आपको बताया गया सेक्शन 22 के अंदर उन एरिया से रिलेटेड रूल्स वगैरह फ्रेम किए जा सकते हैं इस अथॉरिटी के द्वारा जिसने भी इस लॉ को इफेक्टिव किया, मतलब इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो रूल्स लेके आ गए, क्या ये रूल्स जो होगा वो जब लेके आएंगे तभी से एप्लीकेबल हो जाएगा? तो एक बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है कि भाई साहब एक्ट तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, रूल क्या खाक एप्लीकेबल होगा? मतलब कि जब एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं हुआ तो रूल कैसे एप्लीकेबल हो गया? आप रूल चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफाई कर दो उसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रूल्स जो भी बनाए जाएंगे इस पीरियड के बीच में वो एप्लीकेबल कब से होगा? ऑब्वियसली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि जब से एक्ट कमेंस्ड होगा माने जाएंगे कि उस पीरियड तक में जितने भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो सारे भी उसके साथ साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो नंबर 1 कि रूल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 कि रूल बना ही सकते हो आप, उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। वो कमेंस तभी होगा जब एक्ट हमारा इफेक्टिव हो जाएगा, एक्ट हमारा कमेंस्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको सिंपल सी बात देखनी है सेक्शन नंबर 22 के अंदर कि ऐसा हो सकता है, कुछ रिस्पेक्टिव एरिया बताए गए वहां हो सकता है, और इसको इफेक्टिव तभी माना जाएगा जब हमारा एक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए जी पढ़ते हैं फटाफट से लॉ की लैंग्वेज को। सेक्शन नंबर 22, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस, कोई भी सेंट्रल एक्ट हो रेगुलेशन हो, विच इज नॉट टू कम इनटू फोर्स इमीडिएटली, मतलब वो हमारा इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं हुआ है, फोर्स में नहीं आया है। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में गैप है, पास होने में और उसको कमेंस्ड होने के बीच में टाइम गैप है। ठीक है जी। ऑन दी पासिंग देयर ऑफ अ पावर इज कन्फर्ड, जैसे वो पास होता है वैसी एक पावर मिल जाती है, कन्फर्ड टू मेक रूल्स और बायलॉज टू और टू इशू ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू दी, मतलब कि एक बार हमारा जो लॉ है वो पास हो गया तो पास होते ही पावर्स कन्फर कर दिए जाते हैं कि भाई साहब ये अथॉरिटी जो है वो इसके अंदर ये रूल्स बना सकती है, ऐसे ऐसे बायलॉज लेके आ सकती है, इस टाइप की पावर कन्फर हो जाती है। ठीक है जी। सपोज करो कंपनीज एक्ट आया और उसके अंदर हमारे पास रजिस्ट्रार के पास या रीजनल डायरेक्टर के पास कुछ कुछ पावर दे दिए गए कि ये जो पावर है ये व्यक्ति एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर लो जी। किस रिस्पेक्ट में? तो कुछ यहां पे आपको रोक दिया गया है कि भाई साहब अभी तो इसके बाद तो कोई रुकावट ही नहीं है, एक बार एक्ट कमेंस्ड हो गया तो जितने मर्जी आप लॉ बनाओ, जितने मर्जी आप ऑर्डर्स रूल्स बायलॉज लेके आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पीरियड में आपको बता दिया गया कि सिर्फ इन्हीं संदर्भ में आप रूल्स फ्रेम करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रूल बनाने बैठ गए। ठीक है जी। किस रिस्पेक्ट में? तो कहा गया कि जिसके पास, जिसको कन्फर कर दिया गया पावर, वो रूल्स बायलॉज को बना सकती है, इशू कर सकती है। किस रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। नंबर 1 कि एक्ट जो है वो कहां का अप्लाई होगा, किस किस तरीके से अप्लाई होगा, इससे रिलेटेड अगर कोई रूल्स फ्रेम करना है तो वो किया जा सकता है। रेगुलेशंस, एक्ट के रेगुलेशंस के ऊपर भी कोई रूल फ्रेम करना है, किया जा सकता है। और विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी कोर्ट,
मतलब कि अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में बात करें कि आपको एनसीएलटी बनाना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाना है, या किसी और एक्ट के अंदर किसी और पर्टिकुलर कोर्ट की बात है, कोई सीजनल कोर्ट, कुछ भी ऐसा अगर एक्ट की डिमांड है कि कोई कोर्ट होना चाहिए, तो उसकी स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग आप कोई रूल बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। थर्ड पावर, और द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज और ऑफिसर देयर अंडर, उसी कोर्ट को जो आपने स्टैब्लिश करना है उसके अंदर अगर किसी जज वगैरह की आपको अपॉइंटमेंट भी करनी है, ऑब्वियस सी बात है वो अपॉइंटमेंट भी एप्लीकेबल होगा कमिटमेंट के बाद, लेकिन आप अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकते हो, उसका ऑर्डर वगैरह पास कर सकते हो, उसके रूल वगैरह बना सकते हो अगर कोई भी आप अपॉइंटमेंट करना चाहते हो उस कोर्ट के अंदर। और विद रिस्पेक्ट टू, अभी आपका एक कॉमन चलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन बाय हुम, पर्सन और द टाइम व्हेन or the place where or the manner in which or the fees for which anything is to be done under the act or regulation, मतलब किसी और पर्सन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी को रूल बनाना है, कोई टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है उस एक्ट के अंदर, कोई प्लेस डिसाइड करना है उस एक्ट के अंदर, कोई और मैनर आपको कुछ डिसाइड करना है, कोई फीस वगैरह डिसाइड करनी है आपको उस एक्ट के अंदर जो भी उस एक्ट और उस रेगुलेशन से रिलेटेड होगा, एनीथिंग इज टू बी डन अंडर द एक्ट और रेगुलेशन, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 5। तो कुल मिलाकर आपको ये 5 चीजें कही गई कि इस पीरियड में आप इस 5 चीजों से रिलेटेड आप रूल्स को फ्रेम कर सकते हो। कौन सी 5? एप्लीकेशन, रेगुलेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज और ऑफिसर देयर अंडर, और विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, टाइम, प्लेस, मैनर और फीस, जो कि एक्ट की रिक्वायरमेंट होने वाली है फ्यूचर में। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई रूल्स वगैरह फ्रेम करना है तो कुल मिलाकर आपको मोटी मोटी सारी पावर दे दी गई है, लेकिन ध्यान देना रूल्स ही बनाने को कहा है और कुछ नहीं। देन दैट पावर मे बी एक्सरसाइज, ये पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है जो कि कन्फर किया गया था एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग द एक्ट, मतलब एक्ट पास हुआ उसके बाद ये पावर को कभी भी मतलब एक्सरसाइज किया जा सकता है, और रेगुलेशन, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, लेकिन, किंतु, परंतु, रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर जो भी आपने बनाया और सो मेड और इशूड शैल नॉट टेक इफेक्ट, ये आपके कार्यवाही में नहीं आएंगे, ये चालू नहीं होंगे टिल द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, जब तक कि हमारा ये एक्ट और रेगुलेशन हमारा कमेंस नहीं हो जाता तब तक ये भी रूल्स, बायलॉज, ऑर्डर जो भी आपने बनाए हैं, जो भी आपने इशू कर दिया है, ये भी इफेक्टिव नहीं माने जाएंगे। तो बहुत ही लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है, बट एक लॉ के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको इसको तोड़ तोड़ के मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी से रिलेटेड एक पैराग्राफ और है, वो और देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, ऑब्वियस ही बात है ये कहीं ना कहीं उस अथॉरिटी को इनेबल कर रहा है, उसको सक्षम कर रहा है कि भाई साहब क्यों बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि ये लॉ पास तो हो ही गया है, इफेक्टिव तो इस डेट से हो ही जाएगा, इसके बाद दिमाग लगा के इससे रिलेटेड आपकी इसकी एप्लीकेशन, एस्टैब्लिशमेंट वगैरह पे दिमाग लगाओगे, वो आज से लगा लो ना, इस पीरियड में दिमाग लगाना शुरू कर दो, रूल्स बनाना शुरू कर दो, जो जो रूल्स आपको बनाने की जरूरत लग रही है, तो एक तरीके से इनेबल कर दिया गया उनको कि भाई साहब चालू हो जाओ, तुम काम तो शुरू कर दो अपना। ऑब्वियस बात है इफेक्टिव बाद में हो जाएगा, लेकिन जो भी तुम्हें बैकएंड पे काम करना है वो तो कर ही सकते हो। इट्स कंटेंट एंड पर्पस बीइंग टू फैसिलिटेट द मेकिंग ऑफ रूल्स, क्या फैसिलिटी दे रही कि भाई साहब रूल्स वगैरह बना लो, बायलॉज बना लो, ऑर्डर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इनेक्टमेंट इन एंटिसिपेशन ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स, कि ये मानते हुए कि भैया फ्यूचर में, भविष्य में तो ये आ ही जाएगा जब पास हो गया है, तो उस एंटिमेशन के अकॉर्डिंग आप ये काम करना शुरू कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स इट वैलिडेट्स रूल्स, बायलॉज और ऑर्डर्स मेड बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द इनेक्टमेंट, मतलब इनेक्टमेंट के आने से पहले भी जो रूल्स वगैरह मिले हैं, बनाए गए हैं, उसको कहीं ना कहीं ये सेक्शन आपका क्या करता है, वैलिडेट करता है, उसको सहमति देता है कि हाँ कर लो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मंजूरी दे देंगे। प्रोवाइडेड they are made after its passing and as a preparatory to the enactment coming into force, provided शर्त क्या है कि भाई साहब ऐसा नहीं कि पास होने से पहले ही रूल बनाने लग गए, वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। पास हो गया उसके बाद, पास की डेट आ गई, एक बार हमारा एक्ट रेगुलेशन जो है वो पास हो चुका है, तो उसके बाद से रूल बना लो, एक शर्त। दूसरा कि एंड एज अ प्रिपरेटरी टू द इनेक्टमेंट कमिंग इनटू फोर्स, ऑब्वियस बात है ये इनेक्टमेंट जो हमारा फुर्ती में आने वाला है, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप ये तैयारी कर रहे हो, ये धूमधाम से तैयारी करना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 22। आई होप आपको क्लैरिटी से तीनों सेक्शन समझ में आ गए होंगे। बचे हुए 2 सेक्शन को देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।